तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर चुके हैं। अब इसी में नया टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, पोटेंशियल के बारे में अपनी समझ बनाना, क्योंकि जब पोटेंशियल समझ में आएगा तब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वर्क डन भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। तो किसी भी फील्ड के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड में कई चीजें पढ़ी, तो जैसा ग्रेविटेशन में पढ़ा है काफी चीजें सिमिलर है। सभी चीजें सिमिलर नहीं है, क्योंकि वहां एक ही टाइप का ग्रेविटेशनल चार्ज होता है जिसको आप मास बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। तो उनका एवरेज नहीं लेते हम नॉर्मली, तो सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं आता। वहां सेंटर ऑफ मास पढ़ाते हैं हम लोग। कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ समानताएं हैं। समानताओं में आज हम कंजर्वेटिवनेस पे बात करेंगे कि कंजर्वेटिव, जैसे आपने ग्रेविटेशन में सारी चीजें पढ़ी हैं कि ग्रेविटेशन जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले फील्ड है तब फोर्स है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। फील्ड का होना जरूरी है, तभी उस फोर्स का रियलाइजेशन करेंगे। ऐसा हो सकता है कि फील्ड लगने के बाद भी नेट फोर्स 0 हो जाए, लेकिन फील्ड ही नहीं होगा तो फील्ड बहुत फंडामेंटल चीज है। तो इसीलिए जब हायर स्टडी करते हैं आप लोग तो इलेक्ट्रिक या ग्रेविटेशनल ना बोल के एक जनरल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। अच्छा जी, तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या था मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। आपने ग्रेविटेशनल में ये भी पढ़ा था कि अगर ए से बी तक आप जाते हैं, आप सीधे भी जा सकते हैं, आप किसी दूसरे पाथ के अलोंग भी जा सकते हैं, कई सारे पाथ ले सकते हैं आप, जितने मर्जी लेते हैं। अगर आपका जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट आता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो फिर आप इसे कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहीं से, हम कंजर्वेटिव होने का फायदा भी उठाएंगे। कंजर्वेटिव में हमारे पास कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और भी है जो हम जहां जहां आएगा हम बताएंगे कि ऐसा हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था। तो ग्रेविटेशन के साथ बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आप जैसे ए से बी तक जाना है, आप ऐसे निकाल लो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग वर्क करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेढ़े मेढ़े पाथ कहाँ निकालोगे इतना। तो किसी पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन जो होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ग्रेविटेशन की तरह यहाँ भी हमें प्रूफ करना चाहिए पहले चीजों को, तभी मानना ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले जो मैंने बोला है उसे लिखा देता हूँ। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं, परेशान कर रहा है। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका जो नेचर है वो कंजर्वेटिव है, इसका कंसेप्ट देते हैं, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे। तो लिखिए, अ फोर्स
is said to be conservative if work done by the force अब फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा तो कोई ए से बी तक टाइप का होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स लिख दीजिए बिटवीन 2 points is independent of the path independent of the path and depends only on the initial and final part. Initial and final part. ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना बच्चों, ये बहुत फंडामेंटल चीज है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब समझिएगा, आप लोगों ने जब ग्रेविटेशन पढ़ा तो -G m1m2/r² पढ़ा, और जब इलेक्ट्रिक आप पढ़ रहे तो यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/r² पढ़ रहे हैं। आखिर F प्रोपोर्शनल टू 1/r² ही क्यों हुआ? इन जनरल F प्रोपोर्शनल टू 1/r या 1/r³ क्यों नहीं हुआ? तो इस पे बातचीत जो है अभी आपके लेवल पे थोड़ा टफ पड़ेगा। जब मैं बीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ कई बार, तो तब इस पे भी बातचीत होती है कि ऐसा ही क्यों है। लेकिन आप इसे ऐसा मानिए, आपके लिए इतना काफी है कि कभी भी अगर कोई भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है, नाम से समझिए इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो ये गारंटी है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो ये लिख लीजिए, एवरी इनवर्स स्क्वायर लॉ कोई भी ना ensures the conservativeness of the corresponding force. Conservativeness of the corresponding force. Hence, gravitational and electrostatic forces are conservative. तो अब हमने दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, हमारे लिए चीजें आसान है। दूसरा, इनवर्स स्क्वायर लॉ, कभी अगर किसी टीचर ने आपसे पूछा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो आप बता सकते हैं ये दो लॉ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि ये डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो फिर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनके द्वारा वर्क डन, हमने यही लिखा है। तो इस पर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर लेते हैं बच्चों। चलिए, तो हेडिंग डालिए, इंडिपेंडेंस ऑफ ये हेडिंग है, इंडिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल
of electric field. कैसे बनाया? On the nature of path between 2 points. Path between 2 points. क्वेश्चन के तौर पर भी लिखा जा सकता है। अगर आपको लगता है हेडिंग बहुत लंबा हो रहा है तो उसे हम सवाल के तौर पर भी बना सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब वही होगा, एक लाइन के अलोंग। आपको अभी जो इंटीग्रेशन आता है वो सब लाइन इंटीग्रल ही है मेनली। सरफेस आपने लिखा जरूर है EDS फाई इक्वल टू फ्लड्स के लिए, लेकिन एक्चुअल सरफेस इंटीग्रेशन अभी आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर की चीज। तो उसके लिए आपको सरफेस के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये सब पढ़ने के बाद ही कर पाने की स्थिति में। तो वो अभी आपका सिलेबस नहीं है, तो हम उसके लिए बारे में सोच भी नहीं रहे। तो हमें दिखाएंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने आप में ऐसा फोर्स है। तो देखते हैं कैसा करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर Q चार्ज रख रहा है, +2 रख लेते हैं जब रखना ही है। तो आपके पास ये होगी, आपको कहीं मान लेते हैं एक पॉइंट A मान लेते हैं, A से B तक जाना है। कोई भी रास्ता अपना हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा साहब हम ऐसे जाएंगे, ठीक है साहब ऐसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। A से B तक जाना है तो ये इनिशियल पॉइंट है बच्चों, इसको आपने मिलाया। अरे ये तो बड़ा खराब बन गया है। ये वेक्टर R A कर लेते हैं और लास्ट वाले को रेडियस वेक्टर और RB, ये पोजीशन ये तय कर लेते हैं। अब आपको ये पता है कि जब पॉइंट चार्ज होता है तो फील्ड लाइन कैसी होती है। +2 अगर ऐसा है कहीं पर तो वो आउटवर्ड होंगी सब, तो रेडियली, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में सीधे। Q को सेंटर मान लेता हूं। तो हमने ये पहले भी बनाया है, सिंगल पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी तरह से सीधे बाहर को निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी O से A तक यही हो जाएगी। तो अब हमें वर्क निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें एक छोटा सा पाथ लेना पड़ेगा पहले। मान लेते हैं आप किसी समय P पर पहुंचे, यहाँ पर ये P पॉइंट है। A से B की यात्रा के दौरान आप किसी समय P पर पहुंचे, ठीक हो गया साहब। P पर आप पहुंचे और आपने मान लिया कि ये जो रेडियस वेक्टर है ये R है, उस समय आर्बिट्ररी बीच में कहीं पर, और ये सीधे आएगा और यही डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी फिर यहाँ पर। यही रेडियली आउटवर्ड ही है, सिंगल चार्ज की वजह से मैंने जो नीचे लिखा है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो गई। अब आपने कहा कि साहब यहाँ पर मैंने छोटी सी दूरी तय की है, P से आगे टू Q। Q मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। कंसेप्चुअली Q P के बाद ठीक अगला पॉइंट होना चाहिए, लेकिन बच्चों इतना छोटा बनाएंगे तो दिखने में दिक्कत होती है। तो हम अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा Q को दूर रह रहे हैं। अच्छा साहब रख दो, तो हमने ये रख दिया। अब हम मानेंगे कि P से Q तक जो है स्ट्रेट लाइन है, हम इसको ऐसे मान लेंगे। अरे तो सब बढ़िया, ऐसा मान लेते हैं। तो P से Q तक, अब PQ वेक्टर देखिएगा,
हम ऐसा बाद में लिखेंगे कि जो पीक्यू है वो वेक्टर है, छोटा सा डीएल मान लेते हैं, लेंथ छोटी सी। क्यू इतना छोटा है, इतना नजदीक है पीछे, जितना नजदीक आप सोच सकते हैं। अच्छा इधर देखिएगा प्लीज एक बार और, अगर मैं क्यू से परपेंडिकुलर डाल दूं इस ओपी पर, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ये परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास मान लेते हैं ये एन है। अच्छा जी, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा यहाँ एनलार्ज करके बनाना ज्यादा सही रहेगा। ये मेरे पास क्यू था, ये पी, ये एन, ये 90, ये एंगल थीटा है, ये डीएल है। तो आप बताइए पीएन को डीएल क्रॉस थीटा लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। पीएन को डीएल क्रॉस थीटा, ये तो मैथमेटिकल चीजें हैं छोटी छोटी, जो मेन डायग्राम था वो समझिए बस। तो मुझे पी से क्यू तक जाने का वर्क निकाल लूं तो इंटीग्रेट करके पूरा आ जाएगा ए से बी तक, क्योंकि ऐसे ही छोटे 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 पार्ट में वर्क किया गया होगा, तभी जोड़ेंगे आप। तो डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, देखिए भाई इतना ही बनाना है। वेक्टर पीक्यू जो है वो डीएल है, और थीटा एंगल ये ले लीजिएगा, क्योंकि वहां छोटा पड़ रहा है तो मैंने थीटा नीचे बना दिया। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले फिर बना लीजिएगा। मैं आगे बढ़ू? यस सर। तो मैं ये बता रहा था कि हमारा हेडिंग क्या है, अब हम दोबारा उस पर सोचते हैं और प्रूफ करते हैं। देखिए प्लीज, इंडिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नेचर ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो लिखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड possesses a basic property as possesses basic property that ऐसे लिख देता हूं, द लाइन इंटीग्रल of electric field between 2 points, क्या होगा, is independent of the path इतना काफी हुआ। अगर ये प्रॉपर्टी है कह रहे हैं तो हम इसे प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ लिखते हैं, फिर अब मैथ्स की तरफ कैसे करें। Let us consider a point charge q प्लस q ले लीजिए जब टेस्ट चार्ज है तो, एट द ओरिजिन। So an electric field will be created, ऐसा होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will go radially outwards, radially outwards। क्लियर है? आप लोग, ये मैंने क्यू वाला बना रखा ना, ये राइट साइड में ये वाला, ये जो मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये चाहे तो वहां पर बना सकते हैं। बनाया है तो ठीक ही हुआ, यही समझाने के लिए बनाया है वो। तो हम सोच रहे थे कि ये चारों तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहना चाहिए? नो सर। नहीं कहना चाहिए। वेरी गुड। क्यों? सर क्योंकि वो ज्यादा डेंस है चार्ज के पास और फिर वो कम डेंस हो जाए। बिल्कुल, दूरी दूरी के वही हुआ ना, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दूरी कम होते जाएगी तो मतलब यस सॉरी, सर। चार से दूर होते जाएंगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा ना। बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने में बहुत अच्छा लगता है, उसे बनाए रखना आसान नहीं है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो वीक पड़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल वैसा ही जैसे मैग्नेटिक में देखा आपने। आप मैग्नेट से दूर हो जाएंगे, आपने कोई लोहे का टुकड़ा लिया, मैग्नेट के पास तो ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। आयरन पीस को दूर ले जाइए तो कम होता जाएगा फोर्स का प्रभाव। तो फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुआ वो? बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने सिंगल चार्ज रखा है तो कोई वैसे भी चार्ज नहीं है, वो जितना आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना आसान नहीं है। वो एक कई बार तो मुझे लगता है आइडियल कंसेप्ट की तरह हो जाता है। एग्जैक्टली कैसे बनाएंगे, इतना आसान नहीं है। आप कहेंगे साहब हम यूनिफॉर्म वो ले लेंगे, इनफाइनाइट सीट, थिन सीट, बोलने में अच्छा है। इनफाइनाइट सीट कैसे लेंगे आप? वो भी एक्सट्रीमली थिन। आप एक कागज को तो खड़ा कर नहीं पाएंगे अपने दम पे। तो थोड़ा सा आइडियल कंसेप्ट है। 11th 12th भी फिजिक्स है, वो शुरुआती इंट्रोड्यूस कर रही है चीजों को, तो आइडियल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गो रेडियली आउटवर्ड्स। लेट A and B be 2 points in the space SO। ये भी हमने दिखा रखा है। तो हम मान लेते हैं जो OA वेक्टर है वो वेक्टर RA है, जो OB वेक्टर है वो RB वेक्टर है। Let P be an instantaneous point and on the path AB such that OP को आप मान लीजिए R। किसी समय पर पाथ में आप P पर है। Q उसका नेक्स्ट पॉइंट मानिए, लेट Q be the adjacent point of P such that, जो बच्चों PQ है वो वेक्टर कितना मान लें हम, छोटा सा DL। ऐसा बनाया था मैंने, ये देखिए मैं एक बार दिखाता हूँ। PQ मैंने यहाँ लिखा था DL, ये नीचे देखिए, डायग्राम साफ बनाने के लिए नीचे लिखती है। तो PQ पर
पी पॉइंट पर जो डीएल वेक्टर है वो पी से क्यू की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को है वो भी आपको दिख रहा है। दोनों के बीच का एंगल ये ई है और ये डी क्यू है, तो दोनों के बीच ये पी है मान लेते हैं, ये डीएल वेक्टर है और इधर को ये ई वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लेते हैं। तो लीजिए एट पॉइंट पी एंगल बिटवीन E and PQ या DL B थीटा से, तो E डॉट DL क्या आ जाएगा, EDL क्रॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, उसमें मैंने DL क्रॉस थीटा को क्या लिखा है, आप इधर देखिएगा प्लीज, ये वाला। सर पीएन। तो आप लिख सकते हैं E इंटू इंटू क्या सीधे PN, ये यहां से आ गया। ठीक है, अब PN क्या है जरा देखिएगा प्लीज, मैं थोड़ा सा आपको वो भी समझाता हूँ। आप इधर देखिएगा प्लीज, ये O था, यहां से आपने P तक रेडियस वेक्टर R लिया, ये P था, और P से इसी डायरेक्शन में आपके पास थोड़ा सा आगे N था, तो चाहे R की ही दूरी में इसी में आगे, तो इसे dr मानना ठीक रहेगा वेक्टर। भाई x की डायरेक्शन में dx लेते हैं आप, तो R की डायरेक्शन में क्या लेंगे, dr लेंगे या नहीं, सोचिए। यस सर। सो ऐसा बना के, तो E डॉट DL आपके पास क्या आ गया, डॉट हट गया, E dr आ गया, क्योंकि E और dr एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 0 होगा ना, तो क्रॉस 0 1 होता है, तो E डॉट DL E dr आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हो पाया? यस सर। ठीक है, अब EDL क्या है उस पर बात करते हैं। अब लिखिएगा since electric field E आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए बताता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, E gives, क्या बताता है, gives measure of force on a unit positive charge, force on a unit positive। अरे भाई F इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, अगर Q 1 यूनिट हो जाए 1 कूलम, तो फिर उसमें F और E एक ही काम करते हैं या नहीं, तो हाँ जो सर। E है वो बेसिकली 1 यूनिट पर लगने वाला फोर्स ही हुआ ना, और DL डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। यस सर। फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज कहां पर हो रहा है, प्लेस्ड एट E, क्योंकि E प्लेस्ड एट P पॉइंट पर ही है ना E, तो फिर मैं ये बता रहा हूं, तो फिर E डॉट DL क्या बताएगा आपको, E फोर्स की जगह पर है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दिखा रहे हैं। तो और हम डिस्प्लेसमेंट डीएल है, डीएल मतलब पी से क्यू तक इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। तो ई डॉट डीएल क्या है ये समझ में अगर आ गया है तो हो गया फिर बच्चों। क्या क्लियर हो पाया? वर्क डन, क्योंकि ई फोर्स की तरह है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क हो गया। वर्क कौन सा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां तक? पी से क्यू तक। क्या बच्चों क्लियर है इतना? यस सर। तो अगर इतना सा वर्क है तो नेट वर्क डन कितना होगा? अच्छा, ई डॉट डीएल कितना आ चुका है? ईडीआर आ चुका है। चलो बाद में यस रखेंगे इक्वेशन वन। नेट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल। पहले तो यही सीखना बड़ी बात है, फ्रॉम ए टू बी। इक्वेशन नंबर 2 भी है और ये काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट है बच्चों। वर्क निकालना है कहीं पर तो ई डॉट डीएल का इंटीग्रेट डॉट प्रोडक्ट का कर लीजिए। ये ठीक है? यस सर। एट, अच्छा एट पॉइंट पी ई कितना होगा देखिए तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर के तौर पर लेते हो तो, क्योंकि ऐसा ले लो, फिर डॉट। पी पॉइंट पर इतना होगा या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लीज। ये पी पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कितनी है? आर, रेडियस वेक्टर, और ओरिजिन पर क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही तो है फॉर्मूला। और इसकी यस डायरेक्शन सर। वही होगी जो आर की डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर। ये बना दिया। ठीक है, तो ई डॉट डीएल कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर डॉट डीएल। ये आ जाएगा आपके पास। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ठीक है। आर डॉट डीएल सॉल्व करो बच्चों। ए डॉट बी कितना होता है? मॉड ऑफ ए, आर यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड कितना होगा? 1 डीएल cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल। आर इधर को था, डीएल इधर को था। हो जाएगा या नहीं? यस। तो कितना आ गया ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डीएल क्रॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बताइए डीएल क्रॉस थीटा मैंने कहीं लिखा था? नहीं लिखा था। सर पी है। हाँ पीएन लिखा था। तो पीएन तो डीआर हो जाएगा। पीएन क्या होगा? पी से एंटी डायरेक्शन में ये बनाया था देखिए प्लीज। ये पी से एन तक की दूरी को क्या ले लेंगे? पी से एन तक की दूरी को डीएल क्रॉस थीटा। डीएल क्रॉस थीटा कितना हो गया? डीआर। यस। तो ये डीएल क्रॉस थीटा की जो डीआर मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ई डॉट डीएल आसान है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीआर। तो टोटल वर्क डन क्या था? ई डॉट डीएल
फ्रॉम ए टू बी ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए प्लीज, 1/, ई डॉट डीएल जितना है 1/4πε0 Q/r²dr। अब बच्चों जब आर में ही लिखना पड़ेगा तो ए पॉइंट का रेडियस वेक्टर कितना था, आर ए, और बीटा कितना था, आर बी। तो यहाँ Q/4πε0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r⁻⁻2 dr। इसका आपको आता है, बताइए। अरे भाई h⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, h⁻n+1/n+1। तो r⁻⁻2 का बताइए प्लीज, Q/4πε0 r⁻⁻1/-1 -1/r। -1/r, माइनस बाहर ले लेते हैं तो इसे प्लस कर देते हैं, आर ए से आर बी। तो फाइनली सॉल्व करना, W = आ जाएगा 1/4πε0 Q और 1/RA-1/RB, क्योंकि पहले RB माइनस RA आएगा, फिर बाहर माइनस है, तो नेट वर्क डन ये आ गया। इक्वेशन नंबर जो भी है भाई, तीसरी है। अब आप बताइए, जो वर्क का एक्सप्रेशन आया है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर RA और फाइनल पोजीशन वेक्टर RB पे डिपेंड कर रहा है बस। क्यों? वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज, यही तो करना था, हो गया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड depends only on initial point, तो ब्रैकेट में RA ले देते हैं, एंड फाइनल पॉइंट RB, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या फर्क पड़ा, बाकी कहीं से आओ, आपको तो इनिशियल फाइनल पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बच्चों ये बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? हाँ सर। मैं सारी चीजें रिकॉल कराता हूँ, इसने टाइम ठीक ठाक ले लिया है। इधर देखिए प्लीज एक बार, मैंने कंजर्वेटिव की बात की, मैंने कहा पाथ इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी पाथ से जाओ, इनिशियल फाइनल पॉइंट। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो चाहिए था, ये तो हमने खाली कह दिया। तो ये सब बातें कहने के लिए तो मैंने ये ले लिया, ए और बी इनिशियल फाइनल पॉइंट है, और ओरिजिन पे दूरी आसान हो जाए तो ओरिजिन पे क्यू चार्ज ले लो, और बस हो गया। देखिए प्लीज, इंस्टेंटेनियस बीच में कहीं पर पॉइंट पी ले लिया, उससे ठीक अगला पॉइंट क्यू ले लिया, बस PQ वेक्टर बना दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है OP की डायरेक्शन, तो OP और PQ के बीच का एंगल थीटा है। बाकी बहुत एलिमेंट्री ज्योमेट्री ले आदि छोटी मोटी। तो E.dl क्या आ गया आपके पास, EDL क्रॉस थीटा, ये समझना था। बाकी R की डायरेक्शन में आगे को जाएंगे थोड़ा सा तो dr हो जाएगा, तो PN दूरी dr है, तो P से N तक की दूरी है वो उसी में आगे, OP के आगे को है तो वो dr है, बस हो गया। तो ये E.dl जहां आपने लिखा फिर इंटीग्रेशन है पूरा, बहुत ऑर्डिनरी मैथ्स है। तो पूरा समझा पाया ना मैं आप लोगों को? यस। चलिए ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, इसको मैं 5:50 पे जोड़ते हैं दोबारा। थैंक यू।